हेलो। टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। देखो, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये वो प्रिंसिपल हैं, वो रूल रेगुलेशन, वो गाइडलाइंस हैं जिनके बेस पर हम बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एंट्री करते हैं, अपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। हालांकि गैप का एरिया काफी वाइड है। देखो, जनरली एक्सेप्टेड किया गया है, हर कंपनी इन्हीं प्रिंसिपल के बेस पर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को तैयार करती है। इनमें दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर आई है वो है मेथड की। एक प्रॉब्लम को सोल्व करने की क्या दे रखे हैं? वेरियस मेथड दे रखे हैं। एक बिजनेस किसी अलग मेथड को फॉलो कर रहा है, दूसरा बिजनेस किसी अलग मेथड के बेस पर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार कर रहा है, जिसके कारण क्या है, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट से जो रिजल्ट निकलता है उनमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती। यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में, फाइनल अकाउंट में कंसिस्टेंसी नहीं रहती, कंपेरेबिलिटी का कंसेप्ट नहीं रहता। इस वजह से हमने क्या किया, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना स्टार्ट किया। इस कारण कंपनी जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को तैयार करती है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करती है, तो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या? व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो रिटन स्टेटमेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो रिटन स्टेटमेंट है जिनके बेस पर बुक्स ऑफ अकाउंट को, बुक्स कंपनी के फाइनल अकाउंट को तैयार किया जाता है। यानी क्या है? रिटन स्टेटमेंट है जिनके बेस पर कंपनी के फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। एक कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी कंपनी पर इक्वली एप्लीकेबल है, यानी यूनिवर्सल इन नेचर है। याद रखना दे रखा था, यूनिवर्सल के साथ साथ यूनिफॉर्म इन नेचर भी है। यानी सभी कंपनी, इंडियन सभी कंपनीज को इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को तैयार करना होता है। अप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कौन से ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी कंपनी, कौन सी फर्म ऐसी हैं जो जिनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पर तैयार करने होते हैं। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनको क्या है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, अपने फाइनल अकाउंट किन के बेस पे तैयार करते हैं? इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पर। सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन जो डोनेशन के बेस पे चल रही है, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जो डोनेशन यानी दान से अपना ऑर्गेनाइजेशन रन करती हैं, जिनका मेन पर्पज ट्रेड करना नहीं है, बिजनेस करना नहीं है, उन ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना कंपलसरी नहीं है। यानी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को तैयार करें, ये कंपलसरी नहीं है। तो किन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किन कंपनीज के लिए जरूरी है? सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, कंपनी, कंपनी कोई भी हो, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनके लिए क्या है? इनके लिए कंपलसरी है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बेस मानकर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को तैयार करें। अब देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता कौन है, लागू कौन करता है, उसकी प्रोसेस समझते हैं। इंडिया के अंदर क्या है? एक बॉडी है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ICAI क्या है? CA की रेगुलेटरी बॉडी है। यानी अकाउंटिंग सेक्टर की सबसे टॉप बॉडी कौन सी है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। एक बॉडी ICAI है, दूसरी है एक बॉडी MCA। MCA क्या दे रखा था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। फाइनल डिसीजन किस अकाउंटिंग किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिमूव करना है, किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंपनीज के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर अप्लाई करना है, किन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मर्ज करना है, ये फाइनल डिसीजन MCA के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पास। तो जब भी किसी नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट होती है तो MCA किसको बोलती है? MCA बोलती है ICAI को। MCA किसको बोलती है? MCA बोलती है ICAI को, कि ICAI को बोलती है कि आप इस सेक्टर से रिलेटेड, इस पॉइंट से रिलेटेड एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाओ। ICAI के नीचे क्या करता है? एक बोर्ड काम करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कब बना था? 1977 के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया था। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करता है? जो जिम्मेवारी ICAI ने इनको दी थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की, वो किसकी, अब मेन जिम्मेदारी किसकी आ जाती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के अंडर एक कमेटी बना रखी है, उस कमेटी का नाम है नाकास, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये कमेटी क्या करती है? ये कमेटी जिस
ऊपर से जो ऑर्डर आया है कि इस सेक्टर से रिलेटेड, इस पॉइंट से रिलेटेड क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्मेशन करने का काम किसका है, नाकास का है। लेकिन 2015 के बाद 2015 के बाद जब इंड एएस आ गए थे, उसके बाद क्या था, ये नाकास की जिम्मेदारी किसको दी गई थी, एनएफआरए की, यानी एक नई कमेटी दे रखी थी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। पूछा जा सकता है कि 2015 से पहले किसके पास कौन फॉर्मेशन करता था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, तो कौन करता था, नाकास। एट प्रेजेंट कौन फॉर्मेशन कर रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, एनएफआरए। एनएफआरए क्या है, उस सेक्टर, उस पॉइंट से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फॉर्मेशन करती है, बनाती है, और बना के किसको सौंप देती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बोर्ड को देती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को किसको सौंपता है, एमसीए को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर देखती है क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो किसने बनाया है, अभी कौन बनाती है, एनएफआरए, क्या वो बिल्कुल सही है, जैसा वो बनवाना चाह रही थी, जिस सेक्टर के लिए, जिस पॉइंट के लिए वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनवाना चाहते थे, क्या वो सही है कंपनीज के लिए। अगर एमसीए की नजरों में वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एकदम राइट है, ओके है, तो एमसीए क्या करती है, उसको नोटिफाइड कर देती है। एमसीए उसको कहाँ नोटिफाइड करती है, गवर्नमेंट गजट के अंदर ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आज के बाद जो भी कंपनीज, जो भी इंडस्ट्रीज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करेंगी, उसमें इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी ध्यान में रखा जाएगा। क्या दे रखा था पॉइंट अपने पास, जब भी किसी नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाना है तो क्या है, ऑर्डर कौन देता है, एमसीए देता है। एमसीए किसको बोलता है, आईसीएआई को बोलता है। आईसीएआई ये अंडर एक बोर्ड काम करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के अंडर एक कमेटी बना रखी है, उसका नाम नाकाश है। नाकाश को अब वो जिम्मेदारी किसको दे दी है, एनएफआरए को दे दी है 2015 के बाद। अब एनएफआरए क्या करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फॉर्मेशन करता है, देन किसको ट्रांसफर करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करता है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एनएफआरए ने बनाया था उसको किसको सौंप देते हैं, एमसीए को। अब फाइनल डिसीजन एमसीए के हाथ में है। अगर एमसीए को लगता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सही है, तो उसको क्या करता है, गवर्नमेंट गजट के अंदर नोटिफाइड कर देता है कि आज के बाद कंपनी इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करे। तो ये है अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कैसे, कौन बनाता है और कैसे बनाते हैं। अब क्या देखते हैं, अब हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखेंगे। अब अपन देखते हैं कि टोटल इंडिया के अंदर कितनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसमें से 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मर्ज कर दिया, यानी 29 में से 2 मर्ज कर दिए, तो कितने बच गए, एट प्रेजेंट कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं इंडिया के अंदर, एट प्रेजेंट 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 27, 2 कहाँ गई, देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 8 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6, इनको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 को मर्ज किया है 10 के अंदर, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 को मर्ज किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। वो जब आगे आएगा तब बताऊंगी आपको। अब क्या है, इनकी वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। देखो देखते हैं, फर्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल प्रिंसिपल। बिजनेस से रिलेटेड जो फाइनेंशियल प्रिंसिपल है, यानी अकाउंटिंग करने के जो फाइनेंशियल प्रिंसिपल है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में दिए हैं, डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल प्रिंसिपल। सेकंड है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक, सेकंड है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। थर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फोर्थ है कंटीजेंसीज एंड इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लास्ट में जो फुट नोट में हम दिखाते हैं कंटीजेंट पॉइंट दिखाते हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में बताया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5, नेट प्रॉफिट नेट लॉस फॉर द पीरियड एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, यानी नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, एक फिक्स पीरियड का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, साथ में चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, इसके रिगार्डिंग प्रोविजन किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड था, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड था, लेकिन उसको क्या कर दिया, डिलीट नहीं किया, मर्ज किया। किसमें मर्ज किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10। क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में मर्ज कर दिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 जो क्या दे रखा था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसको भी क्या कर दिया, अभी मर्ज कर दिया।
किसमें? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 के अंदर। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 है इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज है तो उसका क्या इफेक्ट होगा बिजनेस के ऊपर, उसके रूल रेगुलेशन प्रोविजन किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिए गए हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 11 में। तो अपने को क्या ध्यान रखना है? सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सीक्वेंस याद रखनी है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किससे रिलेटेड है? डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल प्रिंसिपल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कंटीजेंसी एंड इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग नंबर 6 और 8 को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। 7 है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। 9 है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स और 11 है इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब क्या देखते हैं, इससे आगे देखते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 एम्प्लॉय बेनिफिट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोविंग कॉस्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में दिया है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है लीज से रिलेटेड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 है अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस, अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में क्या दिया गया है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे तैयार करें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में दिया गया है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 में है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 में इंटेंजिबल एसेट्स का जिक्र किया है। तो हमें इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नंबर याद रखना है और ये किस चीज से रिलेटेड है वो याद रखना है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में किस चीज को डिस्क्राइब किया है कि इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे करनी है। 14 में क्या बताया गया है कि अमलगमेशन, बिजनेस का अमलगमेशन होगा, मर्ज होगा एक तरीके से, तब उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। एम्प्लॉय को बेनिफिट कैसे देने हैं, किस रेशियो में देने हैं। तो ये क्या है अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इससे आगे के नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर जॉइंट वेंचर्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में क्या डिस्क्राइब किया गया है? प्रोविजन कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। ये क्या है? अपने 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जिनमें से 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मर्ज करके अभी एट प्रेजेंट 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पर इंडिया के अंदर कंपनीज अपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करती हैं। तो ध्यान रखना है कि एट प्रेजेंट कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं? 27। पहले कितने थे? 29 थे, उसमें से 2 मर्ज कर दिए। वो 2 कौन कौन से थे? एक तो था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 8 और एक दे रखा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 था डेप्रिसिएशन, जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 में मर्ज कर दिया। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 था रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 के अंदर मर्ज कर दिया। तो एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्किंग में है। उनके बेस पर कंपनीज अपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करती हैं। तो ये है अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का टॉपिक, कैसे बनते हैं और टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट। थैंक यू।